मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अर्बन जियोग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, फंक्शनल टाइपोलॉजी या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या टाइपोलॉजी और जो क्लासिफिकेशन, ये जो दो हमारे टर्म्स हैं क्या सेम है। तो इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है ये अर्थात कार्यात्मक वर्गीकरण, और टाइपोलॉजी, ये दोनों जो हमारे टर्म्स हैं ये सेम है। तो अगर कहीं पर सिलेबस में आपके फंक्शनल टाइपोलॉजी लिखा हुआ है तो भी वही चीज़ है, और अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिखा है तो भी उसका भी वही मतलब होता है, क्योंकि इसका बेसिकली मतलब होता है कार्यात्मक वर्गीकरण से। तो एक चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो गई कि फंक्शनल टाइपोलॉजी और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये दोनों ही एक ही चीजें हैं। टाइपोलॉजी का मतलब ये होता है वर्गीकरण या भागों में बांटना। तो टाइपोलॉजी और क्लासिफिकेशन बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अर्बन जियोग्राफी का ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज के इस अध्याय में सबसे पहले इसका मेन कॉन्सेप्ट, जो इसकी मुख्य विचारधारा है, क्या बातें इसमें बताई गई हैं। और इसके पश्चात प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ टाउन्स, नगरों के प्रमुख कार्यात्मक वर्ग कौन कौन से होते हैं। और आखिरी जो हमारा तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है विधियां अर्थात मेथड्स, किन किन मेथड्स का हम यूज करते हैं जब हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए हम लोग पहली वाली हेडिंग से शुरू करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने मैटर दिखा दिया है, आपको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किसी भी नगरीय केंद्र का अस्तित्व एवं विकास उसके उन कार्यों पर बेस्ड होता है जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं बाह्य नगरीय क्षेत्रों को प्राप्त होती हैं, और उनके बदले नगर को आर्थिक आय प्राप्त होती है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि कोई भी हमारा अगर नगर है तो उसका जो अस्तित्व है वो किसी एक चीज पर बेस्ड होगा, कोई एक चीज उसमें इम्पोर्टेंट होगी। और किसी भी जियोग्राफर के लिए यह जान लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नगर पर्वतीय, पठारी या तटीय है। दीज थिंग्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर वो औद्योगिक है या प्रशासनिक है या शैक्षिक है, इस चीज को जानना एज अ जियोग्राफर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से इसका एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि जो भी हमारे नगर होते हैं उसमें कोई ना कोई एक कार्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और बेसिकली जो हमारा कार्यात्मक वर्गीकरण है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट वो यही है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल टाइपोलॉजी जो है उसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे सिटीज़ हैं, जो नगर हैं, उनको हम उनके वर्ग के बेस पे डिवाइड करते हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि वर्गों में उनको हम व्यवस्थित कर दें। यही चीज़ है फंक्शनल टाइपोलॉजी। और वही बात यहाँ बताई भी जा रही है, किसी भी नगरीय केंद्र का अस्तित्व एवं विकास उसके उन कार्यों पर आधारित होता है जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं बाह्य नगरीय क्षेत्रों को प्राप्त होती हैं, और इनके बदले नगर को आर्थिक आय प्राप्त होती है। भाई, किसी भी अगर नगर का कोई इम्पोर्टेंट कार्य होगा तो वही इम्पोर्टेंट कार्य उस नगर के लिए आय का साधन होगा, और इसी लिए हम उस नगर को उस पर्टिकुलर वर्ग में रखेंगे। अगर वहाँ इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं तो वहाँ पर यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उसको फिर हम इंडस्ट्रियल सिटी या औद्योगिक नगर के वाले वर्ग में उसको हम व्यवस्थित कर देंगे। और इसके नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी अगर जियोग्राफर है तो उसके लिए नगर का पर्वतीय होना, पठारी होना, तटीय होना, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यह जानना जरूरी है कि नगर इंडस्ट्रियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या एजुकेशनल सिटी है। तो ये एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, मेन कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कार्यात्मक वर्गीकरण या फंक्शनल टाइपोलॉजी। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका मुख्य कह सकते हैं, जो इसमें बात बताई गई है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। कार्यात्मक वर्गीकरण का मतलब है नगरों को उनके कार्यों के आधार पे हम वर्गीकृत कर दें, उनका वर्गीकरण कर दें, उनको बांट दें कार्यों के बेस पे। तो यही हो जाता है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और मुझे लग रहा है कि इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग अलग अलग कार्यात्मक वर्ग पढ़ेंगे तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके अगर चलते हैं, मान लीजिए कानपुर है। तो कानपुर में क्या होगा कि हम जानते हैं कि जनरली कानपुर है, सूरत है, अहमदाबाद है,
ये सारे जो हमारे स्थान है यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम औद्योगिक नगर के अंतर्गत रख देंगे। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली, थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा कि किसी भी नगर में ऐसा भी नहीं है कि एक ही कार्य इंपॉर्टेंट होता है, कार्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता चल जाएगी कि उन सभी इंपॉर्टेंट कार्यों में से कोई ना कोई एक कार्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि अगली लाइन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नगर में प्रायः सभी कार्य थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं। अब इंडस्ट्रीज भले बहुत बड़ी ना हो, पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज तो बहुत सारे शहरों में होती है, लेकिन सभी शहर तो हमारे इंडस्ट्रियल सिटी के अंतर्गत हम नहीं ऐड करते। लेकिन आगे लिखा है कि किंतु कुछ कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे कोई एक सिटी अगर ले लें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ले लेते हैं सूरत को, तो ऐसा नहीं कि वहाँ टूरिज्म बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है लोग घूमने भी जाते हों। कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई छोटी यूनिवर्सिटी हो सकती है वहाँ पे, या कोई हो सकता है कि बड़ा कॉलेज भी हो सकता है। तो शिक्षा का काम वहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को शिक्षा तो चाहिए, और हो सकता है लोग आसपास घूमने भी जाते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा वहाँ पे अपना। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा वहाँ इम्पोर्टेंट है। सभी कार्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें भी सबसे नंबर एक पे कौन है। तो जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जैसे सूरत है, अहमदाबाद, कानपुर इत्यादि हैं, ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। तो ये इनको हम अपने औद्योगिक वर्ग के अंतर्गत हम ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया। अगर हम एक सारांश के रूप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, कार्यात्मक वर्गीकरण होता है, वो बेसिकली नगरों का उनके कार्यों के आधार पर विभाजन होता है। नगरों को हम उनके कार्यों के बेस पर डिवाइड कर देते हैं कि ये औद्योगिक है, ये प्रशासनिक है। जनरली प्रशासनिक के अंतर्गत हम राजधानियों को शामिल करते हैं, जहाँ किसी भी प्रदेश के सभी प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं। ये शैक्षिक नगर है, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज इत्यादि होती हैं। तो इस प्रकार से अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग वर्ग। तो ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि बेसिकली फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है या फंक्शनल टाइपोलॉजी क्या होती है। अब आइए हम लोग जो हमारा अगला पार्ट था इस अध्याय का, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, जो हमारे प्रमुख या प्रधान जो कार्यात्मक हमने वर्ग किए हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों के प्रमुख कार्यात्मक वर्ग हैं, इनमें सबसे पहला जो हमारा कार्यात्मक वर्ग है, सबसे पहले मैं आपको सभी हेडलाइंस के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक को देखते हुए चलेंगे। इंडस्ट्रियल टाउन, अर्थात जो हमारे औद्योगिक नगर हैं। इसके पश्चात सेकंड कॉमर्शियल टाउन्स, व्यापारिक नगर। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो हमारे प्रशासनिक केंद्र हैं। फोर्थ ट्रांसपोर्ट टाउन्स, परिवहन नगर। पांचवा हमारा फिफ्थ है माइनिंग टाउन्स, खनन नगर। सिक्स्थ एजुकेशनल टाउन्स, शैक्षिक नगर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सातवां कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स, अर्थात हमारा जो सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र इत्यादि हैं। और आठवां हो जाएगा डिफेंस सेंटर्स और मिलिट्री टाउन्स, अर्थात सुरक्षा के केंद्र और सैन्य नगर इसके अंतर्गत आता है आठवें में। और नौवां हेल्थ रिजॉर्ट एंड टूरिस्ट सेंटर्स, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, और जो हमारे टूरिस्ट सेंटर्स का मतलब है कि जो पर्यटन केंद्र इत्यादि हैं वो। तो ये हमारे 9 टोटल इम्पोर्टेंट प्रमुख कार्यात्मक वर्ग हो जाते हैं, जो हम लोग के इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये हमारे 9 हैं। इसमें से ज़्यादा कुछ तो इसमें कोई डिटेलिंग करनी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया को अच्छे से समझ रहे हैं और वर्ल्ड का भी अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से इनके एग्जाम्पल बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँगा। इसके अंदर का जो मैटर है वो आप आसानी से लिख लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक को लेते हुए चलेंगे और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स में हम जनरली इंडस्ट्रियल टाउन्स में क्या शामिल करते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन्स में फ्रेंड्स हम जनरली जो हमारे ऐसे नगर हैं पूरे विश्व में, अगर हम ये देखिए, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये हम बहुत छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो एक प्रदेश, जैसे ये मान लीजिए यूपी है, तो यूपी का भी हम एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इंडिया का भी कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी कर सकते हैं।
तो हम एक नॉर्मल लेते हुए चलेंगे इंडिया के लेवल पर, कुछ हम वर्ल्ड के एग्जांपल्स भी उसमें देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल टाउन की हम बात कर रहे थे, तो जनरली नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जो भी औद्योगिक नगर हैं, उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ पर कार्य तो बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन अगर फंक्शनल टाइपोलॉजी की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्क्स हैं, जो औद्योगिक कार्य हैं, वो थोड़े और ज़्यादा होते हैं बाकी सबसे। तो इसीलिए हम लोग इनको इंडस्ट्रियल टाउन्स वाली श्रेणी में रख देते हैं। और इसके अंतर्गत जनरली हम जानते ही हैं कि कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, ये सारे हमारे फेमस हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़। और वर्ल्ड लेवल पे शिकागो का एग्जांपल हम ले सकते हैं, गैरी का एग्जांपल ले सकते हैं, मैनचेस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, शंघाई का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है। कुछ भी एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा एग्जांपल्स रटने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 आप वर्ल्ड लेवल का याद कर लीजिए और 2-3 इंडिया के। तो वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको बता ही दिया, शिकागो, गैरी, पिट्सबर्ग, मैनचेस्टर, शंघाई, ये सारे हो जाएंगे। और इंडिया के लेवल पे आप मुंबई कर सकते हैं, अहमदाबाद कर सकते हैं, कानपुर, सूरत, इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गए हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहाँ पर इंडस्ट्रीज की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। दूसरा हमारे कॉमर्शियल टाउन्स, व्यापारिक नगर। बेसिकली इसके अंतर्गत जहाँ से व्यापार इत्यादि बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे बंदरगाह हैं, क्योंकि बंदरगाहों से बहुत ज़्यादा हमें व्यापार देखने को मिलता है। और इसमें हमारा न्यूयॉर्क, न्यू ऑर्लियंस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन इत्यादि शामिल है। और इंडिया में कलकत्ता भी शामिल है, विशाखापत्तनम और मुंबई को हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे जहाँ पर व्यापार इम्पोर्टेंट, और व्यापार या तो बंदरगाह से होगा या वहाँ से हवाई मार्ग से भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें वहाँ पर जो कॉमर्शियल वर्क्स हो रहे हैं, जो व्यापार हो रहा है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रमुखता है। तो इसलिए इसको हम व्यापारिक नगर में ऐड कर रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो मुंबई है वो आपका इंडस्ट्रियल टाउन में भी आ जा रहा है, वो कॉमर्शियल टाउन में भी आ जा रहा है। तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे अभी हमको ऐसे भी नगर मिलेंगे जहाँ पर हमें दो दो कार्य या दो से अधिक कार्य भी इम्पोर्टेंट मिल सकते हैं। तो उसमें हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमको मिलेंगे जिसको हम दो दो में ऐड करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो में वो आ सकता है। लेकिन उसमें भी जब और गहराई से देखेंगे तो हमें उसमें भी ये क्लियरली पता चलेगा कि अगर इसे मुंबई के संदर्भ में कि इसमें इंडस्ट्रियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉमर्शियल। तो यहाँ तो मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ सिर्फ। और थर्ड हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी हमारे राजधानियाँ हैं कंट्री की या कंट्री के किसी पर्टिकुलर स्टेट की, वो सभी की सभी इसमें शामिल हो जाएंगी। और स्टेट में जैसे जितने भी हमारे स्टेट्स की कैपिटल्स हैं इंडिया में, वो सभी इसमें आ जाएंगी। दिल्ली आ जाएगा, न्यू दिल्ली। और वर्ल्ड में जो भी पर्टिकुलर किसी देश की राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र का मतलब ये जहाँ पर प्रशासन से संबंधित कार्यों की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। तो हम सभी जानते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्टेट की पूरे विश्व भर में या किसी देश की राजधानी, वहीं पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको हम उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके पश्चात ट्रांसपोर्ट टाउन, परिवहन नगर का नंबर आता है। इसके अंतर्गत परिवहन नगर में हम लोग पोर्ट्स, जो हमारी बंदरगाह हैं, उनको शामिल करते हैं। ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत कई स्थलीय मार्ग आपस में मिलते हों, सड़क के केंद्र अथवा रेलवे जंक्शन के रूप में नगर का विकास होता है, या जहाँ पर एक प्रकार का परिवहन साधन समाप्त होता है और वहाँ से आगे अन्य प्रकार का परिवहन साधन पाया जाता है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत जो हमारे एग्जाम्पल हैं, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, शिकागो इत्यादि हैं। और इंडिया में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भी सी पोर्ट्स हैं, मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर रेलवे जंक्शन के रूप में देखें तो इसके अंतर्गत मुगल सराय, टुंडला, जबलपुर इत्यादि इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पर परिवहन का कार्य जो है, ट्रांसपोर्ट का कार्य, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो इसके अंतर्गत हम ऐड करते हैं। पांचवा हम लोग का माइनिंग टाउन्स है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको नहीं बताना।
सिंपल सिर्फ इतना बताना है कि जहाँ पर खनन का कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इंडिया का जो भी खनन से संबंधित अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि इंडिया में जनरली रानीगंज, झरिया, बोकारो इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं, कोयले के क्षेत्र हैं, और कोई भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं जहाँ पर कोयला इत्यादि निकल रहा है और किसी चीज का खनन हो रहा है, लोहा इत्यादि का, तो किसी भी खदान का जो क्षेत्र है उसका आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे अगर आपने स्टडी की है तो आपको याद होगा कि यूएसए में पेंसिल्वेनिया, मेसावी, ये सारे क्षेत्र लोहा इत्यादि के लिए काफ़ी फेमस हैं। वर्मिलियन, क्लीवलैंड, ऑस्ट्रेलिया का कालकुली कुलगाड़ी गोल्ड के लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो जहाँ पर भी माइनिंग का कार्य हो रहा है वो सभी नगरों के एग्जाम्पल चले जाएंगे माइनिंग टाउन्स के अंतर्गत। छठा, एजुकेशनल टाउन, शैक्षिक नगर, ये भी बहुत ही सरल है। जहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो सभी जो हमारे नगर होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, वो एजुकेशनल टाउन या एजुकेशनल सेंटर वाले वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारा अगर इंडिया के संदर्भ में देखें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जेएनयू, डीयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये जितने भी हमारे, जैसे बनारस है तो बनारस वाला हमारा, जैसे कि जो हमारा बनारस है तो ये भी एक प्रकार का शैक्षिक नगर हो जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी जनरली हम कह सकते हैं कि इंडिया के संदर्भ में जहाँ पर भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली में आपका डीयू और जेएनयू है, इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये जितने भी हमारे इंडिया के संदर्भ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले शहर होंगे वो काफ़ी हद तक जो ये शहर हैं वो हमारे होंगे शैक्षिक नगर, जहाँ पे एजुकेशन से संबंधित जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे इलाहाबाद और बनारस, अभी आगे जो हमारा सातवां है कल्चरल और रिलीजियस सेंटर, जो सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हैं, जहाँ पर धर्म और संस्कृति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, इसमें भी हम इलाहाबाद और बनारस को पढ़ेंगे। तो जनरली कुछ ऐसे अपवाद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, हालांकि अपवादों की बात हम लास्ट में करेंगे, पहले चलिए हम लोग पूरे मैटर को कंप्लीट कर लेते हैं। कल्चरल रिलीजियस में सिंपल है, यरूशलेम 3 धर्मों का वहाँ केंद्र है इज़राइल में, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, और इसके अलावा मक्का, मदीना इस्लाम धर्म से संबंधित, और इंडिया के तो बहुत सारे शहर, वाराणसी है, इलाहाबाद, अयोध्या, और वर्ल्ड लेवल पे एक और एग्जाम्पल है हमारा वेटिकन सिटी, ईसाइयों से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर। तो जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी सेंटर्स हैं या शहर कह सकते हैं, जो भी कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक हैं, वो हमारे इस वाले वर्ग के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। डिफेंस सेंटर्स और मिलिट्री टाउन्स, जो सुरक्षा केंद्र या सैन्य नगर के अंतर्गत आते हैं, और जनरली सुरक्षा केंद्र या सैन्य नगर के अंतर्गत हम उन नगरों को हम शामिल करते हैं जो छावनी नगर या कैंटोनमेंट टाउन के रूप में होते हैं, और जिसके अधिकांश क्षेत्र छावनी या सैनिक कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रमुख कार्य सेना से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत जिब्राल्टर, अदन और पोर्ट सईद, पनामा, होनोलुलु, होनोलुलु हवाई की कैपिटल है। ये विश्व के सैनिक महत्व के नगर हैं। इंडिया के संदर्भ में अंबाला, जोधपुर, लैंसडाउन, मेरठ, दिल्ली कैंट इत्यादि को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और आखिरी और 9वां, हेल्थ रिजॉर्ट एंड टूरिस्ट सेंटर्स, स्वास्थ्य स्थल एवं पर्यटन केंद्र। ये तो सबसे सरल है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं उसको हम इसके अंतर्गत ऐड करते हैं। और इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि टूरिज्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना पॉपुलर है। हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का जो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ हिमालय हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा घूमने को जाते हैं। स्पेशली इससे ये पता चलता है कि पर्वतीय क्षेत्र लोगों को काफ़ी पसंद है। इसके अलावा जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं, और अन्य स्थानों पर तो जाते ही हैं खैर। तो ये जितने भी, इसमें तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया से दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया के संदर्भ में अब आप दे सकते हैं, हरिद्वार का नाम दे सकते हैं, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, शिमला का नाम दे सकते हैं। और कुछ और एग्जाम्पल्स आप इसमें देना चाहें तो जयपुर, उदयपुर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंडिया के लेवल पे मिल जाएंगे। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो लॉस एंजल्स, अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी, स्विट्जरलैंड में जेनेवा, इंग्लैंड में ब्राइटन इत्यादि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली हमारे हो गए प्रिंसिपल फंक्शंस ग्रुप ऑफ टाउन्स, जो हमारे मुख्य कार्यात्मक वर्ग हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है, ये हो रही है अपवाद की। कुछ इसमें हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम वाराणसी को लेते हैं, तो वाराणसी जनरली एक शैक्षिक नगर भी है, एक रिलीजियस सेंटर भी है, और एक टूरिस्ट सेंटर भी है। ये तीनों में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलीजियस सेंटर बहुत बड़ा है इंडिया का, टूरिस्ट सेंटर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर यूपी के संदर्भ में देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टाउन भी है। तो ऐसे आपको कुछ नगर मिलेंगे जहाँ पर आपको ये कंफर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हम इसे किस वर्ग में रखें। तो ऐसी स्थिति बहुत खैर कम आती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, इसको आप तीनों में रख सकते हैं। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से पर्सनली, जो आप इसको बनारस के एग्जाम्पल को अगर आप लेके चलें तो इसको आप शैक्षिक नगर में भी रखिए और रिलीजियस में भी रखिए। टूरिस्ट में जनरली आप ज़्यादा ऐड करिए जो हमारे हिमालय के जो भी घूमने के स्थान हैं, जो भी टूरिस्ट सेंटर्स हैं उत्तराखंड के और हिमाचल के और इधर के जम्मू कश्मीर इत्यादि के, उस पर आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। ये भी हालांकि एक टूरिस्ट सेंटर है, लेकिन तीनों में अगर हम बनारस को ऐड कर देंगे वो थोड़ा बेहतर नहीं होगा। दो में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अब इलाहाबाद का एग्जाम्पल लीजिए, तो इलाहाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रयागराज जो है एक रिलीजियस सेंटर में भी आता है, और एक बहुत ही इंडिया का इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टाउन भी है। दिल्ली दिल्ली टूरिस्ट सेंटर भी है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है, और साथ ही साथ ये एक एजुकेशनल सेंटर भी है, क्योंकि डीयू और जेएनयू जैसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ हैं, तो एजुकेशनल सेंटर तो है ही। तो इस प्रकार के कुछ अपवादों से आप परिचित रहिए। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी कि एक ही शहर को हम बहुत सारे वर्गों में हमें रखना पड़ सकता है। तो जनरली कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ऐसे बता दी, जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको इलाहाबाद प्रयागराज जो है उसका एग्जांपल भी दे दिया, और जो हमारा वाराणसी है बनारस, इसका भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि किस प्रकार से ये जो हमारे कुछ शहर हैं, यहाँ पर बहुत सारी हमें गतिविधियाँ, अलग अलग गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। और इसमें ये ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन इन तीनों में से कौन सा कार्य हम किसको ज़्यादा प्रमुखता दें। तो ये हो गया मैटर हमारा प्रिंसिपल फंक्शंस ग्रुप ऑफ टाउन्स का। अब जो हमारा अगला इसमें टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंट मेथड्स, कि हम किन किन विधियों का यूज़ करते हैं जब हम कोई भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की जो विधियां होती हैं उनमें तीन विधियां, और तीनों विधियां हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं करनी है, सिंपली इसको समझना है। क्वालिटेटिव मेथड, सेमी क्वांटिटेटिव मेथड और प्योर क्वांटिटेटिव मेथड। गुणात्मक विधियां, अर्ध परिमाणात्मक विधियां और विशुद्ध परिमाणात्मक विधियां। जनरली हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं उनको देखेंगे। गुणात्मक विधियां क्या होती हैं, आइए इसको देखते हैं। गुणात्मक विधियां जो होती हैं इनको हम इम्पीरिकल मेथड, या जो ये अनुभविक विधियां हैं, इम्पीरिकल मेथड अगर इंग्लिश में कहें तो, ये नाम से भी इसे हम संबोधित करते हैं, ये टर्म भी इसके लिए यूज़ करते हैं। और जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके बेस पे हम एक कार्यात्मक वर्गीकरण कर देते हैं। सेकंड हम लोग का है सेमी क्वांटिटेटिव मेथड।
सेमी क्वांटिटेटिव मेथड में जनरली क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस का भी यूज़ करते हैं और थोड़ा सा स्टैटिक्स जो हमारी गणित सांख्यिकी इत्यादि है उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये होती है अर्ध परिमाणात्मक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। मतलब कि उसमें वो टोटली प्योर क्वांटिटेटिव नहीं है, उसमें हम आधा मैथ या स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं, आधा हम अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली गुणात्मक विधि का ही एक नया वो संशोधित रूप है। और जो हमारी तीसरी है प्योर क्वांटिटेटिव मेथड विशुद्ध परिमाणात्मक विधि, ये जनरली बिल्कुल तीनों से ऊपर के दोनों से ये अलग है, क्योंकि इसमें टोटली स्टैटिक्स मैथ का यूज़ होता है, ये टोटली गणित पर आधारित है। तो ये तीन हमारी विधियां हैं, गुणात्मक, अर्धपरिमाणात्मक और विशुद्ध परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव और प्योर क्वांटिटेटिव। अगर फिर से हम इसको देखें थोड़ा सा, तो पहली वाली जो हमारी विधि है वो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, अनुभव पर आधारित है। दूसरी वाली जो विधि वो अनुभव प्लस स्टैटिक्स दोनों चीज़ें उसमें हैं। और तीसरी जो है वो प्योर स्टैटिक्स सांख्यिकी गणित पर बेस्ड है। तो जो हमारी दूसरी वाली है वो बेसिकली पहली और लास्ट वाली का मिश्रण है। मतलब पहली वाली में कोई भी गणित सांख्यिकी का यूज़ नहीं हो रहा है, वो प्योर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और जो हमारी लास्ट वाली है ये प्योर गणित और सांख्यिकी, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। और इन दोनों के बीच वाली जो हमारी सेकंड वाली विधि है, इसमें पहली वाली विधि के भी कुछ गुण हैं और लास्ट वाली के भी गुण हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाणात्मक। मतलब ये पूरी तरीके से स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं है, पूरी बहुत ज़्यादा इसमें मैथ इत्यादि का यूज नहीं होता है, इसमें दोनों यूज होता है। हम एक्सपीरियंस, अनुभव, उसका भी यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं स्टैटिक्स का, मैथमेटिक्स का। तो ये बेसिकली हो गया हम लोगों का तीन प्रकार की विधियां। और अगर एग्जांपल्स देंगे तो गुणात्मक विधि का बहुत ही बेस्ट जो हमें एग्जांपल देखने को मिलता है वो मिलता है आरओसो का। आरओसो का एग्जांपल सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है। इसके अलावा जो हमारी सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है, अर्ध परिमाणात्मक विधि, इसमें हमें सी डी हैरिस, चॉन्सी डी हैरिस का 1943 का जो क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो हम लोगों की लास्ट विधि है विशुद्ध परिमाणात्मक या सांख्यिकी विधियां, प्योर क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि अभी मैंने बताया कि इनमें स्टैटिक्स का खूब यूज होता है, टोटली स्टैटिक्स पर बेस्ड है ये। इसमें हमें पावनाल महोदय का वर्गीकरण, एल एल पावनाल का जो कि न्यूजीलैंड का वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है। और अमेरिकन सिटीज का हॉवर्ड जे नेल्सन महोदय का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। ये बेसिकली हमारी तीन विधियां होती हैं। पहली में हमने आरओसो की बात की, दूसरे में हम लोगों ने सी डी हैरिस की बात की, और तीसरे में हम लोगों ने पावनाल और हॉवर्ड जे नेल्सन महोदय की बात की। फ्रेंड्स, इस प्रकार फंक्शनल क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं फंक्शनल टाइपोलॉजी का यह एक अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हम लोगों की विधियाँ अभी हमने देखी हैं, जैसे क्वालिटेटिव मेथड या सेमी क्वांटिटेटिव या प्योर क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें हम लोगों ने एक एक एग्जांपल लेके हम लोग देखे हैं। जैसे पहले वाले में हम लोगों ने आरओसो को देखा, फिर मैंने दूसरे में आपको दूसरा बताया था सी डी हैरिस का, लास्ट वाले में मैंने पावनाल और नेल्सन का जिक्र किया था। इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जैसे पहले वाले में आरओसो के अलावा अन्य विद्वानों ने भी अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है, तो मैंने सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल बताया। अगर आपको पर्टिकुलर किसी का और चाहिए, जैसे जेम्स महोदय हैं, उन्होंने भी एक अपना क्वालिटेटिव मेथड का एग्जाम्पल दिया था। तो एग्जाम्पल से मेरा ये तात्पर्य है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी और विद्वान का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट थे सिर्फ उन्हीं का जिक्र यहाँ पर मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। और अगर ये अध्याय आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।